मूवी की शुरुआत होती है एक लड़की कैरो से, जिसके माता पिता वकील हैं और विदेश में काम करते हैं। इस वजह से उन्होंने उसे पूरी तरह अकेला छोड़ दिया है। कैरो एक बड़े से टेनिस हाउस में अकेले रहती है और खुद को रिलैक्स करने के लिए वो कुछ रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ती है। फिर उसे जंगल से होते हुए अपने स्कूल जाना पड़ता है। जब वो स्कूल पहुंचती है तो उसकी मुलाकात प्रोफेसर जोनाथन मिलर से होती है। जोनाथन एक अधेड़ उम्र के आदमी हैं, जिन्होंने कभी राइटर बनने की कोशिश की थी लेकिन बुरी तरह फेल हो गए। अब वो स्कूल में पढ़ा रहे हैं। कैरो जैसे ही क्लासरूम में आती है, जोनाथन उससे कहता है कि वो पूरे सेमेस्टर की पढ़ाई करना शुरू करे क्योंकि वो क्लास में जल्दी आ गई थी। लेकिन कैरो उससे बताती है कि उसने पहले ही सारे चैप्टर्स पढ़ लिए हैं। यह सुनकर जोनाथन दंग रह जाता है क्योंकि ये कोई 2-4 नहीं बल्कि पूरे 12 किताबों की बात थी। इसी दौरान जोनाथन की एक पुरानी स्टूडेंट विनी क्लास में आती है। विनी और कैरो आपस में अच्छी दोस्त थीं और अक्सर साथ में लंच के लिए बाहर जाती थीं। जब दोनों क्लास से बाहर निकल जाती हैं, तो जोनाथन कैरो की डेस्क की तरफ बढ़ता है और उसकी किताबों को ध्यान से देखने लगता है। उसी वक्त उसका दोस्त बोरिस वहां आ जाता है। बोरिस हंसी मजाक में जोनाथन के हाथ से किताब ले लेता है, यह देखने के लिए कि आखिर कौन सी कहानी इतनी दिलचस्प है। असल में जोनाथन को इस बात से झटका लगता है कि कैरो उसकी लिखी हुई किताब पढ़ रही थी, जबकि सभी लोग उसके बुक्स का मजाक उड़ाया करते थे। घर लौटने के बाद जोनाथन अपनी पत्नी बेट्रिज से मिलता है, जो लैपटॉप पर अपने काम में बिजी थी। वो उसके साथ थोड़ा समय बिताने की कोशिश करता है, लेकिन बेट्रिज उसकी तरफ देखती तक नहीं। थोड़ी कोशिश करने के बाद जब आखिरकार उसने ध्यान दिया, तो जोनाथन बड़ी एक्साइटमेंट में उसे बताने लगता है कि उसकी एक स्टूडेंट उसकी किताब पढ़ रही थी। लेकिन तभी एमी, जो बेट्रिज की कॉलीग थी, अचानक उसे फोन कर देती है। इसके बाद जब दोनों करीब आने ही वाले होते हैं, तो एमी का फिर से फोन आ जाता है, जिससे बेट्रिज वहां से चली जाती है और जोनाथन बस चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। अगले दिन जोनाथन यह सब बोरिस को बताता है और कहता है कि उसका वीकेंड काफी बेकार गया। तभी वे दोनों देखते हैं कि कैरो जंगल से निकलकर उनकी तरफ आ रही है। जब वो पास आती है तो अपने हेडफोन्स हटाकर उन्हें अच्छे तहमीज में गुड मॉर्निंग कहती है। जोनाथन और बोरिस उससे पूछते हैं कि क्या उसे अकेले जंगल से गुजरने में डर नहीं लगता। तब कैरो मुस्कुराकर कहती है कि उसे बिल्कुल डर नहीं लगता। आगे हम देखते हैं स्कूल के हॉलवे में विनी जानबूझकर अपनी चीजें गिरा रही थी। बोरिस को समझ आ जाता है कि यह सब उसने जानबूझकर किया है, इसलिए वो उसके पास जाता है और पूछता है कि उसे क्या चाहिए। असल में वो क्लास में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, इसलिए वो बोरिस को रिझाने की कोशिश कर रही थी। यह देखकर कैरो पास आती है और विनी से कहती है कि वो पूरी तरह पागल हो चुकी है। कुछ देर बाद कैरो के घर में दोनों आपस में लंबी बातचीत करती हैं। कैरो इस बात को लेकर परेशान थी कि उसने अब तक कोई बड़ा अचीवमेंट हासिल नहीं किया है, बस एक टॉपर बनने के अलावा। विनी उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसे कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना चाहिए ताकि उसके पास लिखने के लिए कुछ अच्छा हो। वो उसे सलाह देती है कि उसे टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप के बारे में लिखना चाहिए। कैरो को यह सुनकर हंसी आ जाती है। तभी विनी अचानक उससे एक सीक्रेट शेयर करती है। असल में वो प्रोफेसर बोरिस के साथ घपाघप करना चाहती है। इसके बाद विनी कैरो को सलाह देती है कि उसे प्रोफेसर मिलर को ट्राई करना चाहिए। पहले तो कैरो कंफ्यूज हो जाती है और मना कर देती है, लेकिन विनी के समझाने पर मान जाती है। आने वाले दिनों में कैरो का यह एक्सपीरियंस करने का इरादा और मजबूत होता जाता है। अब वो क्लास में प्रोफेसर जोनाथन को लगातार देखते ही जा रही थी। यह साफ था कि अब वो उन्हें पाना चाहती थी। फिर एक दिन क्लास के दौरान प्रोफेसर मिलर उसके पास आता है और धीरे से उसके कान में कहता है, क्लास के बाद मेरे ऑफिस में मिलो। जब कैरो उसके ऑफिस पहुंचती है तो मिलर उसे एक स्पेशल मीटिंग में शामिल होने के लिए कहता है, जहां हर वीकेंड पोएट्री रीडिंग होती है। वो कहता है कि कैरो को यह बहुत पसंद आएगा। इसके बाद मिलर उससे कहता है कि वो एक शॉर्ट स्टोरी लिखे, लेकिन इस बार अपने फेवरेट ऑथर के स्टाइल में, और अगर यह स्टोरी उसे पसंद आती है तो वो उसे पूरा सेमेस्टर पास कर देगा। कैरो यह सुनकर बहुत एक्साइटेड हो जाती है और फौरन हाँ कर देती है। आगे हम देखते हैं कि जब जोनाथन यह सुनता है कि कैरो ने उसकी किताब पढ़ी है तो वो काफी अच्छा महसूस करता है। उसे खुशी होती है कि उसकी एक कम पॉपुलर किताब ने भी किसी का ध्यान खींचा है। इसके बाद मिलर उसे एक सीक्रेट बताता है। वो कहता है कि उसने बहुत समय से कुछ भी नया नहीं लिखा है, क्योंकि शादी के बाद उसकी जिंदगी नॉर्मल हो गई और अब उसके पास लिखने लायक कुछ नहीं बचा। कुछ दिन बाद कैरो उस जगह पर जाती है जहां जाने की सलाह मिलर ने उसे दी थी, इस उम्मीद में कि मिलर भी वहां आए। कैरो वहीं पास में बैठती है और तभी अचानक उसे मिलर दिख जाता है। मिलर उससे हाय कहकर पास बैठ जाता है। तभी एक आदमी एलियो वहां पर एक ब्यूटीफुल पोएट्री को सुना रहा होता है और मिलर उसे बड़े ध्यान से सुन रहा होता है, जबकि कैरो उसे निहार रही होती है। थोड़ी देर बाद कैरो मिलर से कहती है कि उसे यह जगह काफी पसंद आई। यह उसकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग थी। अगले दिन दोनों फिर से मिलते हैं। इस बार हम देखते हैं कि कैरो ने कुछ अलग तरह के कपड़े पहने हैं। असल में उसकी दोस्त विनी के कहने पर उसने ये कपड़े पहने थे। इसके अलावा कैरो अपने साथ कॉफी भी लाती है
और इसे बोरिस और मिलर दोनों को देती है। जब बोरिस वहां से चला जाता है तो कैरो मिलर के पास बैठ जाती है। अब दोनों के बीच पहले से ज्यादा कंफर्टेबलनेस आ चुकी थी। दोनों कुछ देर तक बातें करते हैं। इसके बाद कैरो अपनी दोस्त विनी को बताती है कि मिलर ने उसके कपड़ों को लेकर कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे अच्छी तरह पता था कि मिलर उसके लुक्स से इम्प्रेस जरूर हुआ था। फिर आगे हम देखते हैं कि जब क्लास खत्म होती है तो कैरो प्रोफेसर मिलर के पास जाकर कहती है कि उसने अपनी स्टोरी लिखने का स्टाइल डिसाइड कर लिया है। वो इसे हेनरी मिलर के स्टाइल में लिखेगी। यह सुनकर मिलर चौंक जाता है, क्योंकि हेनरी मिलर के नॉवेल्स में रोमांस और उस तरह की चीजें काफी ज्यादा होती हैं। वो सोचता है कि यह स्कूल के लिए काफी कंट्रोवर्शियल हो सकता है। कैरो उससे कहती है कि फिर भी यह काफी इंटरेस्टिंग होगा। मिलर इस पर थोड़ा सोचता है और फिर कहता है कि उसे कैरो पर भरोसा है। इसके बाद वो वहां से चला जाता है, क्योंकि उसे अपनी पत्नी बेट्रिज के साथ छुट्टियों पर जाना था। मिलर के जाते ही विनी कैरो की मजाक उड़ाने लगती है। वो कहती है कि कैरो जानबूझकर अपने प्रोफेसर को रिझाने की कोशिश कर रही है। फिर आगे हम देखते हैं कि जोनाथन के प्लान्स बार बार टलते जा रहे थे, क्योंकि उसकी पत्नी बेट्रिज अपनी दोस्त के साथ बातें करने में लगी हुई थी। फिर अचानक मिलर के बैग में से फोन की आवाज आती है। जब वो उसे उठाता है तो दूसरी तरफ से कैरो की आवाज आती है। कैरो कहती है कि उसने गलती से अपना फोन मिलर के बैग में रख दिया था और अब उसे वो फोन वापस चाहिए। इसी दौरान मिलर की पत्नी भी फोन पर थी, लेकिन वो गुस्से में थी, क्योंकि अब वे वीकेंड ट्रिप पर नहीं जा सकते थे। इसीलिए मिलर खुद ही कैरो का फोन उसके घर तक देने जाता है। जब मिलर कैरो के घर पहुंचता है तो वो देखता है कि कैरो बाहर निकल रही है। उसने एक बेहद खूबसूरत ड्रेस पहनी हुई थी, जिसे देखकर मिलर के होश उड़ जाते हैं। वो बस कैरो की खूबसूरती को निहारता रह जाता है। कैरो धीरे धीरे उसके करीब आती है और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं, और फिर उनकी कहानी एक नया मोड़ लेती है। कुछ घंटों बाद कैरो ने अपना लिखा हुआ असाइनमेंट मिलर को ईमेल कर दिया। उधर बेट्रिज भी काफी परेशान थी। उसने मिलर से कहा कि वो उसे अकेला छोड़ दे ताकि वो आराम से काम कर सके। मिलर वहां से चुपचाप निकल जाता है और अपने घर के एक छोटी सी केबिन में चला जाता है। जैसे ही वो वहां पहुंचता है, वो कैरो की स्टोरी का प्रिंट निकालकर उसे पढ़ना शुरू करता है। जैसे जैसे वो पढ़ता जाता है, हम देखते हैं कि वो इस कहानी में पूरी तरह खो चुका है। असल में कैरो की स्टोरी एक प्रोफेसर और उसकी स्टूडेंट के रिश्ते पर थी। इसमें उनके बीच की केमिस्ट्री और आकर्षण को बेहद डिटेल में दिखाया गया था। जैसे ही स्टोरी अपने इंटेंस क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, मिलर कैरो के बारे में सोचते हुए खुद को रोक नहीं पाता, लेकिन जब कहानी खत्म होती है तो उसे खुद पर घिन महसूस होती। अगले दिन कैरो फिर से कॉलेज आती है। इस बार उसने पहले से भी ज्यादा आकर्षक ड्रेस पहनी हुई थी, लेकिन जैसे ही वो क्लास में पहुंचती है, वो देखती है कि मिलर का मूड पूरी तरह बदल चुका था। वो न तो कैरो की तरफ देखता है और न ही उसे गुड मॉर्निंग कहता है। कैरो को यह अजीब लगता है तो वो मिलर से पूछती है कि क्या सब कुछ ठीक है। तब मिलर गुस्से में कहता है कि जो कहानी उसने लिखी है वो पूरी तरह से अनुचित है। वो उसे फौरन एक नई कहानी लिखने के लिए कहता है। कैरो उसे समझाने की कोशिश करती है कि यह कहानी उन दोनों के बारे में ही है, लेकिन मिलर उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो कहता है कि अगर उसने नई कहानी नहीं लिखी तो वो उसे फेल कर देगा। मिलर इस स्टोरी को लेकर इतना गुस्से में था कि उसने कैरो के काम को बकवास कह दिया। कैरो को यह सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो मिलर के लिखे हुए काम को मीडियोकर कहकर उसकी आलोचना करती है। मिलर दोबारा जोर देकर कहता है कि वे सिर्फ टीचर और स्टूडेंट हैं। यह बात कैरो को और ज्यादा गुस्सा दिला देती है। वो मिलर को कहती है कि उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि उसने क्या किया है और जो कीमत उसे चुकानी पड़ेगी वो बहुत ज्यादा हो सकती है। इसके बाद मिलर थका हारा अपने घर लौटता है। उसी समय बेट्रिज यह नोटिस करती है कि वो बहुत दुखी और परेशान दिख रहा है। वो उसके पास जाकर पूछती है कि आखिर उसे क्या हुआ है। पहले तो मिलर कुछ नहीं कहता, लेकिन फिर वो सारी बात बता देता है। बेट्रिज को इसमें दिलचस्पी आ जाती है और वो मिलर से कहती है कि वो उसे पढ़कर सुनाए। मिलर कहानी पढ़ना शुरू करता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जाती है, उन दोनों के बीच धीरे धीरे केमिस्ट्री बनने लगती है, लेकिन तभी अचानक बोरिस आ जाता है और उनका मोमेंट पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। उसी समय हम कैरो और विनी को साथ देखते हैं। कैरो अब भी मिलर के रिजेक्शन को लेकर गुस्से में थी, इसीलिए दोनों कुछ ड्रिंक्स लेते हैं और अनाप शनाप बातें करने लगते हैं। इसके बाद मिलर को वाइस प्रिंसिपल का कॉल आता है। वो बताती हैं कि उन्हें पता चल गया है कि मिलर और कैरो के बीच कुछ चल रहा है। मिलर को बड़ा झटका लगता है और वो तुरंत इस बात को नकार देता है। फिर वो पूरी सिचुएशन अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन बेट्रिज उसे सीधा जवाब देती है, अगर यह सब सच साबित हुआ तो मिलर सिर्फ अपनी नौकरी ही नहीं बल्कि उसे भी खो सकता है। दरअसल ये सब कांड कैरो ने ही किया था। जब विनी को कैरो की चिंता हो रही थी तो उसने कैरो से गुजारिश की कि वो मिलर को और तकलीफ देना बंद करे, क्योंकि यह सब बहुत बचकानी हरकत थी। लेकिन कैरो को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वो बस उसे सबक सिखाना चाहती थी, इसीलिए उसने यह सब बात प्रिंसिपल को बता दिया है। फिर विनी कैरो से कहती है कि वो मिलर के पक्ष में गवाही देगी, लेकिन कैरो भी चुप नहीं रहती। कैरो बताती है कि उसे पता है कि विनी का प्रोफेसर बोरिस के बीच कुछ चल रहा है। अगर मैं यह राज खोल दूं तो सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 प्रोफेसर्स की नौकरी चली जाएगी। यह सुनकर विनी पूरी तरह से डर जाती है। अगले दिन कैरो और मिलर
दोनों को स्कूल में इंटरोगेट किया जाता है। कैरो पहले प्रिंसिपल से मिल चुकी थी, इसलिए उसे पता था कि मिलर से क्या सवाल पूछे जाएंगे। कैरो ने बिना किसी झिझक के सब कुछ बता दिया। अब मिलर की बारी थी। पूरी बातचीत के दौरान वो बेहद नर्वस और गिल्टी महसूस कर रहा था। प्रिंसिपल ने दोनों की स्टेटमेंट्स सुनी, लेकिन अंत में मिलर को सस्पेंड कर दिया गया। जब वो घर लौटता है तो वो बेट्रिज को सब कुछ बताता है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि चीजें वैसी नहीं थीं जैसी लग रही थीं, लेकिन उसके पास कहने के लिए कुछ खास नहीं था, सिर्फ यह कि उसने कैरो को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया था। बेट्रिज को उसकी यह बात बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं लगी। उनके बीच कुछ देर तक बहस होती है, लेकिन जब वे शांत होते हैं तो बेट्रिज फैसला करती है कि अब वो मिलर से तलाक लेगी। फिर आगे हम देखते हैं कि कैरो ने अपनी यूनिवर्सिटी के लिए एक नया निबंध लिखा है। उसने इसमें साफ साफ लिखा कि यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट था। दूसरी ओर मिलर इतने सालों बाद फिर से प्रेरित महसूस करने लगता है। उसके अंदर कुछ बदल चुका था। शायद यह एक नई शुरुआत थी। मूवी के आखिरी सीन में हम कैरो और मिलर को आमने सामने देखते हैं। दोनों की नजरें मिलती हैं। ऐसा लगता है कि वे दोनों किसी स्कूल ऑडिशन में शामिल होने जा रहे हैं, लेकिन उनके बीच खामोशी में भी बहुत कुछ छिपा है। और इसके साथ ही यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।